हेलो एवरीवन। इतिहास की हमारी पिछली कक्षाओं में हम चर्चा कर रहे थे कि भारत में किस तरीके से कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, और साथ ही इसके साथ हमने चर्चा किया था कि नेहरू रिपोर्ट में नेहरू रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत किया गया, साथ ही जिन्ना फार्मूला क्यों प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो जिन्ना के 14 सूत्री फार्मूले में और नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया था, इन सभी के पीछे साइमन कमीशन का जो कह सकते हैं कि चैलेंज था अपने देश के लिए, एक सर्वमान्य संविधान बनाने का जो चैलेंज था, उसी के कारण मोतीलाल नेहरू जी ने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और नेहरू जी की रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपना 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इसके बाद में हमने चर्चा किया था कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था क्यों हुआ और किस तरीके से यहाँ पे पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई, और क्यों 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इन सभी के बारे में हम लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके थे। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करना है, और इस टॉपिक का नाम है गांधी जी के 14 सूत्रीय मांग। गांधी जी के 14 नहीं 11 सूत्री मांग। 14 सूत्री मांग तो जिन्ना का था, गांधी जी के 11 सूत्री मांग। गांधी जी का 11 सूत्रीय मांग, इसको प्रस्तुत किया गया था 31 जनवरी 1930 को। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने का कोशिश कीजिएगा और थोड़ा सा प्रीवियस पढ़ी हुई चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपने कहा कि ये जो गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया 14 सूत्री मांग है, ये क्यों प्रस्तुत किया गया था। अब क्योंकि हमको पता है कि जो भारत में जो एक समूह आया था जिसको कि हम किस नाम से जानते थे, साइमन कमीशन के नाम से जानते थे। साइमन कमीशन ने साइमन कमीशन के चैलेंज देने के बाद में मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसको कि हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक समय सीमा भी बताया था कि इतने समय के भीतर ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सर्वमान्य रिपोर्ट था, इसको केवल और केवल मुस्लिम लीग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बाकी देश के सभी वर्गों को यह जो रिपोर्ट है ये इस रिपोर्ट के समर्थन में थे। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट की देखा देखी मुस्लिम लीग ने भी अपना एक अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया जिसको कि हम जिन्ना की 14 सूत्री मांगों के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा था 1930 तक, 1929 के आसपास तक ये सारे कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। ठीक है, अब गांधी जी ने देखा कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो न तो अपना स्वयं का कोई संविधान बना रहे हैं, मतलब न तो वो भारत को आज़ाद करने के लिए कोई संविधान बना रहे हैं। भाई उन्होंने जो साइमन कमीशन भेजा था वो इसीलिए था ना कि भारतीय लोग जो है वो अब कोई संविधान अपने लिए बनाएं, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको प्रॉपर तरीके से गवर्न किया जा सके, उनको उनके ऊपर शासन ठीक तरीके से संविधान के अनुसार किया जा सके। तो जो साइमन कमीशन आया था उसने न तो स्वयं कोई संविधान बनाया, न ही नेहरू रिपोर्ट के द्वारा जो बनाए गए थे कानून उनको मान्यता दी। ठीक है, तो न तो साइमन कमीशन सफल रहा, साइमन कमीशन भी सफल रहा। ठीक है, साइमन कमीशन भी असफल रहा, न ही यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट को मान्यता दी गई। नेहरू रिपोर्ट तो भाई मुस्लिम लीग को छोड़ करके बाकी देश के सभी वर्ग उसके साथ सहमत थे, तो इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को भी इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, इसको भी अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने खुद न तो कोई संविधान बनाया, न तो नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, न ही वो जिन्ना को समर्थन दे रहे थे। क्यों? क्योंकि जिन्ना थोड़ा अलगाववादी विचार को लेकर के आगे बढ़ रहा था। अब यहीं पे जब स्वराज दिवस मनाया जाता है, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को, यहीं पर गांधी जी को यह अधिकार दे दिया गया था कि आप अब अपने तरीके से देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे।
ठीक है, कांग्रेस ने गांधी जी को यह अधिकार दे दिया था कि आप अपने तरीके से देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने सोचा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले क्यों ना एक मौका और दिया जाए अंग्रेज़ों को, और इसी वजह से इन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किया। और इनमें प्रमुख मांगें क्या थी? गांधी जी की प्रमुख मांग, ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई आप लोग क्या करेंगे, देश में पूरी तरीके से शराबबंदी करेंगे, देश में जितने भी राजनीतिक बंदी हैं जिनको कि किसी राजनीतिक आरोप लगाकर जिनको कि बंद किया गया है जेलों में, उनको रिहा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप भारतीय वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत में ब्रिटेन से या यूरोपीय देशों से आया हुआ सस्ता वस्त्र यहाँ पर डंप किया जा रहा था और भारतीय जो वस्त्र उद्योग हैं वो धीरे धीरे बंद होने की कगार पर पहुँच गए थे। इसीलिए कहा गया कि भारतीय वस्त्र उद्योग को संरक्षण भी दिया जाएगा, संरक्षण देने की मांग की गई। साथ ही इन्होंने कहा कि भारत में जो नमक के ऊपर टैक्स लगाया जाता है वो टैक्स समाप्त किया जाना चाहिए, और साथ ही नमक के उत्पादन पर जो सरकारी एकाधिकार है उसको समाप्त किया जाएगा, ताकि भारतीय व्यक्ति भी अपने उपयोग के लिए नमक का उत्पादन कर सकें। ठीक है, तो ये सारी डिमांड थी गांधी जी की 11 सूत्री मांगों के अंतर्गत। लेकिन एक समय बीत जाने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने भारत में जो अंग्रेजी हुकूमत शासन कर रही थी, उन्होंने गांधी जी की 11 मांगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और इसी वजह से लंबे समय के इंतजार के बाद में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। भारत में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत की घोषणा कर दी गई। ठीक, तो गांधी जी की 11 सूत्री मांगों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं, फिर अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ मूव करेंगे। गांधी जी ने जब ये अपनी 11 सूत्री मांगे रखी थी, उस समय देश में वायसराय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे इस समय रैमजे मैकडॉनल्ड। रैमजे मैकडॉनल्ड। ठीक है, भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडॉनल्ड। इन्हीं के समक्ष गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अपनी 11 सूत्री मांगे रखी। इन्होंने इरविन को भी एक पत्र लिखा और रैमजे मैकडॉनल्ड को भी एक पत्र लिखा, जिसमें इन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगों की चर्चा की थी। ठीक है, लेकिन मतलब भारत में ब्रिटेन की सरकार जो काम कर रही थी, इन्होंने लंबे समय तक इनकी डिमांड्स पर कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, और इसी वजह से गांधी जी ने 14 फरवरी 1930 को इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। ठीक है, 14 फरवरी 1930 को इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। ठीक, अब इस आंदोलन में क्या क्या चीज़ें शामिल थी इसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुख्य रूप से हमको पढ़ने को मिलता है दांडी मार्च के बारे में, दांडी यात्रा के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ मूव करेंगे। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे क्यों रखी थी, कब रखी थी, और इसका परिणाम क्या निकला, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर होगा। अगर मैं फिर से समराइज़ करूं तो 11 सूत्री मांग गांधी जी ने अंग्रेज़ों को एक लास्ट मौका देने के लिए रखा था। ठीक है, क्योंकि जो साइमन कमीशन आया था उसने स्वयं कोई संविधान का निर्माण नहीं किया यहाँ पे। साथ ही उन्होंने नेहरू जी को जो चैलेंज किया था और नेहरू जी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था उसको भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया। साथ ही इन्होंने अपनी तरफ से कोई भी प्रशासन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं किए थे। इन चीज़ों के बाद गांधी जी को लगा कि हमको ब्रिटिशर्स को एक और मौका देना चाहिए। इसीलिए इन्होंने कुछ बेसिक 11 बातों को अपने डॉक्यूमेंट में शामिल करके एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया वायसराय इरविन के पास में और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के पास में। इसी डॉक्यूमेंट को ही कहा गया 11 सूत्री मांग। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स उनके कान में अभी भी जू नहीं रेंग रहा था और उन्होंने 11 सूत्री मांग पे भी कोई डिसीजन नहीं दिया। ठीक है, और इसी वजह से गांधी जी ने नाराज़ होकर के फिर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं अब सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन।
जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी होगा। 1930 में शुरू किया गया। ठीक है। सविनय का मतलब है विनम्रता पूर्वक, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक। अवज्ञा का मतलब है आज्ञा न मानना। ठीक है। अवज्ञा का मतलब क्या है? हिंसात्मक कार्यवाही किए बिना ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को जो आज्ञा दे रही है, जो कानून बना रही है, उसका पालन करने से मना कर देना। ठीक है। यही है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि भारत में गांधी जी के द्वारा 1930 से शुरू किया गया। अगर हम इसके पीछे कारणों की चर्चा करें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, तो इसका प्रमुख कारण अभी जस्ट हमने पढ़ा, गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। तो 11 सूत्री मांगों के 11 सूत्री मांगों पर कोई भी निर्णय न लेने की वजह से, कोई भी निर्णय नहीं लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा। इसीलिए यहाँ पे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। ठीक। इन्होंने कहा कि मैंने रोटी मांगी थी लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिले हैं, इसीलिए अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं और हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और इसी आंदोलन के तहत, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जो सबसे पहला कदम था वो था आपका दांडी मार्च। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी का सबसे पहला कदम क्या रहा? दांडी मार्च। तो कार्यक्रमों में पहला कार्यक्रम क्या था? दांडी मार्च। दांडी मार्च या दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के बारे में तो हम सभी बचपन से सुने हुए हैं। नमक बनाने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने जो पैदल यात्रा की थी उसी को हम दांडी यात्रा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पीएससी व्यापम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं दांडी यात्रा के बारे में, इनको ज़रा थोड़ा सा गौर से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पूछा जाता है कि दांडी यात्रा का प्रारंभ कब हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ है? 1930 में। अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि किस तिथि को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की घोषणा की गई थी, तो 14 फरवरी 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन दांडी यात्रा का प्रारंभ कब हुआ है? दांडी यात्रा प्रारंभ होता है आपका 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। ठीक। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होता है। इसके बारे में कुछ विशेष तथ्यों की अगर चर्चा करें तो कहाँ से दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था, स्थान अगर पूछा जाए तो साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 सहयोगी के साथ, अपने 78 सहकर्मियों के साथ अपने 78 सहयोगियों के साथ निकलते हैं। और इन 78 सहयोगियों में सरोजिनी नायडू ये भी मुख्य भूमिका में थी। ठीक है। तो ये 78 लोगों के साथ में साबरमती आश्रम से निकलते हैं और ये लोग लगभग 240 मील की दूरी तय करके पैदल, 240 मील पैदल चल करके 5 अप्रैल 1930 को 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पे स्थित एक गांव था दांडी गांव पहुंचते हैं। ठीक है। गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ में साबरमती आश्रम से निकलते हैं और 240 मील की पैदल यात्रा तय करके 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचते हैं। और यहीं पर एक मुट्ठी नमक उठा करके इन्होंने क्या किया? 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक उठाकर इन्होंने क्या कहा कि मैं नमक कानून की अवहेलना करता हूँ, मैं नमक कानून को नहीं मानता हूँ।
ठीक है, मतलब ये अपने उपयोग के लिए जो नमक है वो स्वयं बनाएंगे, इस तरीके का ये जेस्चर था, ये सिंबल था। ठीक है, तो इन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक कानून को समाप्त करने की घोषणा कर दी। ठीक, अब यहाँ पे अब इनके साथ में बहुत सारे लोग आए थे, कुछ फेमस लीडर्स जो हैं वो इनके साथ जो नहीं आ पाए थे, वो अलग अलग एरिया में भारत के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की तरफ अपने अपने स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन कर रहे थे। उन्होंने वहीं से ही सिंबॉलिकली नमक कानून को तोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, जैसे कि बिहार वाले क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काम कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्षेत्र में, उन्होंने बिहार में ही नमक कानून तोड़ा। जैसे कि दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी काम कर रहे थे, तो राजगोपालाचारी जी ने दक्षिण भारत में नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया, नमक कानून तोड़ा। वैसे ही कश्मीर वाले क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो कश्मीर वाले क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान ने नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, इस तरीके से देश भर में जो लोग दांडी पहुंचे थे वो अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक उठा करके नमक कानून तोड़ रहे थे, और बाकी के देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो जहाँ पर था, जो बड़े नेता जहाँ पर थे, वहीं पर नमक बना करके नमक कानून की अवहेलना कर रहे थे, नमक कानून तोड़ रहे थे। इस पूरी यात्रा को ही, साबरमती से लेकर के दांडी गांव तक की यात्रा को ही दांडी मार्च या दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रमुख टॉपिक था हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में हमने शुरुआत कहाँ से किया, दांडी यात्रा से, और दांडी यात्रा में ही गांधी जी ने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद इन्होंने कई सारे कार्यक्रम बताए कि हमें कौन कौन सी तरीक़ों से सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और इसी के साथ में 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर ऑफिशियली सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है गांधी जी के द्वारा। ठीक, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, भाई नमक तो सब कोई बना लिए, लेकिन अब इस कार्यक्रम में और कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी। तो अन्य कार्यक्रम की अगर चर्चा करें, अन्य कार्यक्रम, तो अब कहा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर आपको चलाना है तो आपको क्या करना है। आम पब्लिक क्या करेगी, शराब की दुकानें हो गई, अफीम की दुकानें हो गई, या कोई भी नशे से संबंधित दुकानें हो गई, वहाँ पर जा करके शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर विदेशी पदों पर काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, अपने पद त्याग देगा। ठीक है, क्या क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन, धरना भी कैसा, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। सरकारी सेवाओं का त्याग कर देंगे। ठीक है, सरकारी स्कूलों का त्याग कर देंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देंगे, कर या टैक्स पे नहीं करेंगे, नमक कानून को नहीं मानेंगे। ठीक है, विदेशी वस्तुओं को की होली जला देंगे और देशी वस्तुओं को ही उपयोग करेंगे। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो प्लान्स थे वो इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे। इस तरीके से शुरुआत हुई थी दांडी यात्रा से, और धीरे धीरे करके ये आंदोलन पूरे देश भर में फैल जाता है। ठीक है, और इसी दौरान जो छोटी छोटी बच्चियां थी उन्होंने अपनी एक सेना का गठन किया, उसका नाम था मंजरी सेना। बालिकाओं द्वारा मंजरी सेना का गठन किया जाता है, मंजरी सेना। और जो बालक थे, 14 साल तक के जो छोटे छोटे बालक थे, बालकों द्वारा वानर सेना का गठन किया जाता है। बालकों की सेना को किस नाम से जानते हैं, वानर सेना, और बालिकाओं की जो सेना थी उसको मंजरी सेना के नाम से जानते थे। ये लोग क्या करते थे, भाई ये लोग बच्चे थे तो इनको कहीं भी घूमना फिरना तो अलाउ था। जैसे ही ये देखते थे कि किसी दिशा से मतलब कहीं पे धरना प्रदर्शन हो रहा है और मान लो दूसरी तरफ से अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज सैनिक वहाँ पे धरना के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अगर वहाँ पे आ रहे हैं, तो ये क्या करते थे, ये तुरंत दौड़ करके जाते थे और खबर फैला देते थे कि पुलिस इस तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो बालक बालिकाएं थी ये खबरी के रूप में काम कर रहे थे।
ठीक, तो बालिकाओं के द्वारा मंजरी सेना, बालकों के द्वारा वानर सेना का यहाँ पे गठन किया गया था। इस तरीके से ये जो आंदोलन है भारत में बहुत लंबे समय तक चलता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो गांधी और इरविन के समझौते की वजह से बीच में इसको ड्रॉप किया जाता है। अब ये गांधी इरविन समझौता क्या था इसको हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ समय के लिए इसको ब्रेक मिलता है, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन की सरकार गांधी जी की कुछ डिमांड्स को नहीं मानने से इनकार कर देती है, वैसे ही गांधी जी इसका सेकंड फेज फिर से शुरू कर देते हैं, ठीक। और इसको कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण, ठीक। अब यहाँ से हम अपना जो गियर है शिफ्ट करते हैं और थोड़ा सा हम चलते हैं गोलमेज सम्मेलनों की तरफ। अब यहाँ पे आपको कनेक्ट करना ज़रूरी है, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनको कनेक्ट कर पाना ज़रूरी है। हमने पढ़ा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, तो गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को नहीं माना गया था, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगें क्यों रखी थी, क्योंकि जो साइमन कमीशन था उसने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था, इसीलिए गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को रखा था। और जो जो साइमन कमीशन था वो क्यों आया था, तो साइमन कमीशन भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए संविधान निर्माण से संबंधित कार्यों की रूपरेखा बनाने के लिए भारत आया हुआ था, ठीक है। तो जो सारे इवेंट्स हैं वो लगभग एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, बस आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखने की आवश्यकता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण इवेंट की तरफ चलें तो अगला महत्वपूर्ण कार्यक्रम था गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। और ये कब घटित हुआ था, तो 1930 में ही पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसको हम यहाँ पे शुरू करें तो हम इसको एक नए पेज से स्टार्ट करते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 1930 की अगर एक प्रमुख घटना की चर्चा करें, 1930 की अन्य प्रमुख घटनाओं की अगर चर्चा करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसमें एक तो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये अभी चल ही रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ भारत के दूसरे हिस्सों में जो प्रमुख नेता थे वो क्या करते हैं, ब्रिटेन में एक बैठक बुलाई जाती है जिसको कि गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। इसी गोलमेज सम्मेलन में बहुत सारे लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, इसका आयोजन किया गया था 12 नवंबर 1930 को, ठीक। ये जो 1930 में नवंबर 1930 में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है, इसका आयोजन किया गया था लंदन में सेंट जेम्स पैलेस है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। और इस गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कौन कर रहे थे, तो इसका उद्घाटन किया था उस समय के जो सम्राट थे जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है। जॉर्ज फिफ्थ ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था, ठीक। इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडॉनल्ड। रैमजे मैकडॉनल्ड प्रधानमंत्री थे, ये इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक। और इस बैठक का या गोलमेज सम्मेलनों का उद्देश्य क्या था, सबसे ज़रूरी तो यही है ना कि हमको पता होना चाहिए कि क्यों ये बैठकें बुलाई जा रही हैं। तो इस बैठक का उद्देश्य क्या था, जो भी आंदोलन चल रहे हैं भारत में उनके प्रभाव को कम करना, भारतीय आंदोलनों के प्रभाव को कम करना। कम किस तरीके से करेंगे, इसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था, इन बैठकों का उद्देश्य क्या था, गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य था भारतीय आंदोलनों के प्रभाव को कम करना। हमने जब कांग्रेस के गठन की चर्चा की थी उस समय मैंने बताया था
कि कांग्रेस के गठन के समय ब्रिटिशर्स का शायद एक उद्देश्य रहा होगा कि भारतीय लोगों के मन में जो गुस्सा पनप रहा है उसको निकलने के लिए एक मंच मिलना चाहिए। मंच से अगर वो अपनी बात रख पाते हैं तो उनका गुस्सा कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा। अदरवाइज उनको बोलने का अगर मौका नहीं मिलेगा तो हिंसक गतिविधियों के रूप में उनका गुस्सा निकलेगा। यही चीज़ गोलमेज सम्मेलनों के बारे में भी कहा जा सकता है। ये लोग चाहते थे कि नेशनल लेवल पर जितने भी बड़े लीडर थे उस समय भारत में, वो सभी आकर के गोलमेज सम्मेलन में भाग लें और इस सम्मेलन में मिल बैठ के डिसीजन लें कि किस तरीके से भारतीय जो राजनीति है या भारत में जो स्वतंत्रता संबंधी आंदोलन चल रहे हैं उनको किस तरीके से हम दिशा दे सकते हैं और किस तरीके से भारत में प्रशासन को बेहतर बनाया जा सकता है। जब सभी वर्गों की बात सुनी जाएगी तो सभी वर्गों को एक कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन रहता है कि हाँ, हमारी बात को सुना जा रहा है, हमारी भी बातों की कुछ वैल्यू है और वो हिंसक गतिविधियों से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। इसी चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए यहाँ पे ब्रिटेन की सरकार ने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया था। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे इस पहले गोलमेज सम्मेलन का परिणाम क्या निकला? गोलमेज सम्मेलन का परिणाम ये निकला कि इसमें कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, इसीलिए यह जो बैठक थी, जो पहला गोलमेज सम्मेलन था, ये असफल हो गया। भाई, देश का एक सबसे बड़ा जो प्रभावशाली दल था कांग्रेस, वही इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहा है तो उस सम्मेलन की वैल्यू क्या रह गई? अच्छा, एक और चीज़, इस सम्मेलन को गोलमेज सम्मेलन ही क्यों कहा जा रहा है? ठीक, इस सम्मेलन को गोलमेज सम्मेलन कहे जाने के पीछे रीज़न था कि ये जो बैठक होती थी वो एक सर्कुलर वाले टेबल के इर्द गिर्द होती थी। ठीक, मतलब यहाँ पर कोई भी बॉस नहीं है, कोई भी लोअर कैटेगरी में नहीं है, सभी लोग आमने सामने बैठ करके एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे, इसीलिए इसको गोलमेज सम्मेलन का नाम दिया गया था। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, अगर इस बैठक में, गोलमेज सम्मेलन में अगर कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ था कि तो इसका मतलब क्या है कि भारत से कोई भी व्यक्ति इसमें नहीं गया था? ऐसा नहीं था। भारत से कई दलों के जो छोटे छोटे प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर शामिल हुए थे। कई छोटे दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर शामिल हुए थे। केवल एक जो बड़ा दल है कांग्रेस, ये यहाँ पर शामिल नहीं हुआ था। जैसे कि यहाँ पे टोटल भारत से 89 लोग यहाँ पे शामिल हुए थे। 89 अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग दलों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। ठीक, अलग अलग दलों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा दल था कांग्रेस, वही इसमें शामिल नहीं हुआ था। इसीलिए पूरा का पूरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो असफल माना जाता है। इसमें वैसे प्रश्न तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खां इस बैठक में शामिल हुए थे। इसके अलावा ब्रिटिश एंग्लो इंडियंस की तरफ से भी कुछ लोग इसमें शामिल हुए थे। साथ ही सिख कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स इसमें शामिल हुए थे। और एक जो बड़ा नाम है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। गोलमेज सम्मेलन को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, अब इसके बाद में पहले गोलमेज सम्मेलन में तो गांधी जी या कांग्रेस की तरफ से कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था और इसी वजह से गांधी जी को अगली मीटिंग में बुलाने के लिए यहाँ पर गांधी और भारत के जो वायसराय थे इरविन, इनके बीच में एक समझौता होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब गांधी जी का गोलमेज सम्मेलन में पहुंचना ज़रूरी था, अदरवाइज जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन है वो भी फेल हो जाता। तो यहाँ पे इसका परिणाम क्या निकला? गांधी और महात्मा गांधी जी और भारत के उस समय के वायसराय थे इरविन, तो लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता होता है। आप हमारी कुछ बातें मानेंगे और हम आपकी कुछ बातें मानेंगे। ये जो समझौता होता है, मध्य समझौता,
इस समझौते को ये जो समझौता था 5 मार्च 1931 को 1931 को ये समझौता हुआ था। ठीक है, इस समझौते की जो सबसे प्रमुख शर्त थी वो ये थी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ज़रूर भाग लेंगे। ठीक है, तो गांधी जी को बुलाने के लिए इरविन ने गांधी जी से कुछ समझौते किए थे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ समझौते हैं। तो इन समझौतों की अगर चर्चा करें तो इसके लिए हम एक प्रॉपर चाहें तो एक हेडिंग दे करके गांधी इरविन समझौता के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, 5 मार्च 1931 को ये समझौता होता है। इस समझौते को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में हो रहा था इसलिए इसको दिल्ली पैक्ट कह दिया जा रहा है। पैक्ट का मतलब होता है समझौता, दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट कहें या दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता कहें, एक ही चीज़ है। ठीक, कब हुआ था, तो आपका 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। प्रमुख शर्त क्या थी? प्रमुख शर्त ये थी कि जो गांधी जी हैं वो सेकंड मीटिंग में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप टेम्परेरीली समाप्त कर देंगे। ठीक है, ताकि आपको जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा है वहाँ पे बैठने का मौका मिल सके। इसीलिए इसमें क्या क्या शर्तें थी, तो गांधी जी की शर्त क्या थी? गांधी जी की शर्त थी कि कांग्रेस के नेताओं की जो भी संपत्ति जब्त की गई है सरकार के द्वारा वो सभी वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, दोनों की कुछ शर्तें थी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ठीक से स्ट्रक्चर कर लेते हैं। कुछ गांधी जी की शर्तें थी, गांधी जी की शर्तें, और कुछ शर्तें थी इरविन की, तो लॉर्ड इरविन की शर्तें। भाई समझौते में यही तो होता है ना कि कुछ शर्तें आप सामने वाले की मानेंगे और कुछ सामने वाला आपकी शर्तें मानेगा। तो गांधी जी की शर्तों में क्या क्या कहा गया? इन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की जो भी संपत्ति अवैध रूप से जब्त करके रखी गई है, ठीक है, कांग्रेस के नेताओं की जो भी संपत्ति अवैध रूप से जब्त की गई है वो संपत्ति वापस की जाएगी। महिलाओं को शराब और अफीम के खिलाफ धरना प्रदर्शन का छूट दिया जाएगा। ये सब गांधी जी की शर्तें हैं। ठीक, भारत में जो तटवर्तीय क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय हैं उनको नमक बनाने की छूट होगी, क्योंकि वही उनकी आजीविका का साधन है। एक तो मछली, दूसरा नमक, तो दोनों चीज़ों के लिए उनको छूट दी जाएगी। ये भी गांधी जी की शर्त थी। तीसरा है, जो भी राजनीतिक बंदी हैं हिंसात्मक गतिविधियों को छोड़ करके उन सभी को रिहा किया जाएगा। ये सभी किसकी शर्तें थी? ये सारी शर्तें थी गांधी जी की। और यहीं पर आप ध्यान कीजिएगा, अभी इस समय तक आपका जो प्रमुख लीडर थे, हमारे क्रांतिकारी लीडर भगत सिंह को अभी फांसी नहीं हुई थी। इसी समय गांधी जी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि गांधी जी अगर चाहते तो इस समय अपनी शर्त रख सकते थे कि अगर भगत सिंह जी को रिहा किया जाता है तभी वो इस मीटिंग में, इस सम्मेलन में भाग लेंगे। लेकिन गांधी जी ने ये शर्त नहीं रखा था। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी इस मामले में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गए। वो भगत सिंह को चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, कंडीशन क्या थी, इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, डेटा नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम सीधे सीधे किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसा कहा जाता है लेखकों के द्वारा और कुछ इतिहास के जानकारों के द्वारा कि गांधी जी अगर चाहते तो उस समय ठीक से नेगोशिएट अगर करते तो आपका जो भगत सिंह जी हैं उनकी जान वहाँ पे बचाई जा सकती थी, उनकी फांसी की सज़ा माफ़ करवाई जा सकती थी। ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी क्योंकि अहिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देते थे,
हिंसा की वजह से होने वाली फांसी को अगर वो अगर माफ़ करवा देते तो कहीं ना कहीं गांधी जी को का जो आदर्शवाद है वो समाप्त हो जाता, कि गांधी जी फिर अहिंसात्मक गतिविधियों के समर्थक नहीं कहे जाते, गांधी जी फिर हिंसात्मक गतिविधियों को भी समर्थन देते हैं, ऐसा उनके ऊपर आरोप लग सकता था। इसीलिए शायद कई तरीके की चीज़ें हैं, हमको फिक्स नहीं पता, इसलिए हम किसके बारे में कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी की प्रमुख शर्तें क्या थी? संपत्ति जो भी कांग्रेस के नेताओं की जो संपत्ति जब्त की गई है वो वापस की जाएगी, महिलाओं को शराब अफीम के खिलाफ धरना देने की छूट होगी, समुद्र तटीय भारतीयों को नमक बनाने की छूट होगी, और जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, राजनीतिक कैदी को रिहा किया जाएगा। ये सभी गांधी जी की शर्तें थी। इरविन की क्या शर्त थी? गांधी जी को बुलाने के लिए इरविन ने कौन कौन सी शर्तें रखी थी? ठीक, तो पहली शर्त यही थी कि गांधी जी जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देंगे। दूसरी शर्त ये थी कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और तीसरी शर्त ये थी कि गांधी जी अब किसी भी तरीके के आयोग या समूह का गठन नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, शुरू की दो शर्तें हैं वो याद रखेंगे कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देंगे। दूसरी शर्त ये थी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेंगे। ये दोनों शर्तें इरविन की थी जो कि मान ली गई थी। ठीक है, तो गांधी जी ने इरविन की ये दोनों शर्तें मान ली थी और इरविन ने गांधी जी की जो 3-4 शर्तें हमने चर्चा की हैं इनको एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, और इस तरीके से गांधी इरविन समझौता 1931 में संपन्न हो जाता है। और उसके बाद में जो 1932 में जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन होता है, 1931 में ही, 1932 कहा था मैंने शायद, 1930, 31 और 32, इसी दौरान प्रथम, द्वितीय और तृतीय आपके गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुए थे। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की चर्चा हम कर चुके हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। अब सेकंड गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है कब? 1931 में, 1931 में। स्पेसिफिकली अगर डेट पूछा जाए तो वैसे पूछता नहीं है, 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, अब जैसा कि शर्त के अनुसार गांधी जी भी इस बैठक में, इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हुए थे। ठीक, गांधी जी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, यही बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके बारे में पूछा जाता है कि गांधी जी किस जहाज़ से लंदन पहुंचे थे, तो यहाँ पे नाम याद रखिएगा, गांधी जी एक जहाज़ था, इसका नाम था SS राजपूताना जहाज। ठीक, SS राजपूताना नाम का एक जहाज़ था, इसी जहाज़ से लंदन पहुँचे। ठीक, और लंदन के किंग्सले हॉल में इनको ठहराया गया था। और इस समय भारत के वायसराय थे विलिंगटन। भारत में जो वायसराय थे इनका नाम था विलिंगटन। और भारत सचिव जो कि ब्रिटेन की संसद में काम कर रहे थे, इनका नाम था सैमुअल हॉक। सैमुअल हॉक। ठीक, तो विलिंगटन भारत में थे, भारत के वायसराय थे। सैमुअल हॉक ब्रिटेन में थे, भारत के गृह सचिव के पद पर या भारत सचिव के पद पर वहाँ की संसद में कार्य कर रहे थे। ठीक, और इस सम्मेलन में गांधी जी के साथ साथ मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, ये सब भी शामिल हुए थे। ठीक, और प्रमुख रूप से जो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर, ये भी शामिल हुए थे। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे समस्या क्या हुई? इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो अपना विचार रख रहे थे इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। गांधी जी जो डिमांड रख रहे थे कि हमें इस तरीके से भारत को आज़ाद करवाना है या फिर भारत के लिए हमें ये फैसिलिटी चाहिए, इन सारी चीज़ों पर कोई भी सम्मेलन में बैठने वाले कोई भी जो नेता थे, अधिकारीगण थे, वो गांधी जी के बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसीलिए अच्छा, एक और चीज़,
इस बैठक में ही, इसी बैठक में ही यहाँ पे हमको पता है ना कि मुस्लिम लीग को अलग से निर्वाचन क्षेत्र मिला हुआ था, जिसको बाद में कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी एक लालच दिया जाता है कि हम दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचक क्षेत्र आरक्षित करेंगे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जो प्रमुख घटनाएं हैं या प्रमुख घोषणाएं हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण घोषणा क्या है? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। और इसी को ही कहा जाता है सांप्रदायिक पंचाट। किताबों में अगर ये शब्द मिले तो घबराना नहीं है। इसी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो घोषणा है, इसी को कहा जाता है सांप्रदायिक पंचाट। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है कम्युनल अवार्ड, ठीक है। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट, इसी को कहा जाता है। गांधी जी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए कि आप हमारे देश को पहले तो हिंदू मुसलमान में तोड़ चुके हैं, अब आप एक सवर्ण हिंदू और दलित हिंदुओं में समाज को तोड़ना चाहते हैं। इस चीज़ से नाराज़ होकर के गांधी जी उस मीटिंग को बीच में छोड़ करके, गोलमेज सम्मेलन को बीच में छोड़ करके भारत वापस लौट आए। और भारत वापस लौटते ही इन्होंने एक भाषण में ये कहा कि मैं ब्रिटेन से खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन अपने देश की इज्जत को मैंने नहीं बिकने दिया, ठीक है। गांधी जी ने क्या कहा? मैं ब्रिटेन से खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन अपने देश की इज्जत को मैंने बिकने नहीं दिया, ठीक है। देश की इज्जत को बिकने नहीं दिया, इसका मतलब क्या था कि उन्होंने सांप्रदायिक पंचाट या पृथक निर्वाचन क्षेत्र को एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक। और आगे चल करके गांधी जी ने आपका जो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हीं के साथ में एक समझौता किया, जिसको कि पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ। अंबेडकर यहाँ पर सांप्रदायिक पंचाट या पृथक निर्वाचन क्षेत्र को एक्सेप्ट कर चुके थे, लेकिन गांधी जी ने उनको ये ऑफर दिया कि हम आपको जितनी सीटें अभी आपके लिए रिजर्व हैं, ठीक है, मतलब दलितों के लिए जितनी सीटें रिजर्व है इलेक्शन के लिए, उससे ज़्यादा सीट ऑफर करेंगे, लेकिन आप ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र वाला जो डिमांड है इसको एक्सेप्ट मत कीजिएगा। इन दोनों बातों में डिफरेंस क्या है उसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझिएगा कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो घोषणा किया गया था, इसके खिलाफ गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक समझौता होता है, जिसको कि पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी पहुँचे थे, तो यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है विंस्टन चर्चिल, ठीक। उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे चर्चिल ने कहा कि क्या ब्रिटिश सरकार इस अधनंगे फ़कीर की कृपा पर निर्भर है, ठीक है। जैसा गांधी जी का जैसे छवि आप फोटो में देखते हैं, वैसे ही छवि उस समय लेकर के वो गए थे। मतलब एक केवल धोती पहनकर और शरीर को ऊपर ढकने वाला एक कह सकते हैं कि कपड़ा ढका हुआ था अपना शरीर, इसी तरीके से वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। बल्कि और बाकी के जो दूसरे लोग थे वो सब सूट बूट में वहाँ पहुँचे हुए थे। तो वहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक बात कही कि क्या ब्रिटेन की सरकार इस अधनंगे फ़कीर की कृपा पर निर्भर है। ये पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट कहा था, तो चर्चिल का ये स्टेटमेंट था। चर्चिल जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, चर्चिल ने गांधी जी को अधनंगा फ़कीर कहा था, अधनंगा फ़कीर, ठीक है। और साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने भी एक स्टेटमेंट कहा था यहाँ पे। गांधी जी क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो महात्मा गांधी थे, वो गोलमेज सम्मेलन में कोई ठोस अपना मत नहीं रख पाए और भारत भी खाली हाथ लौटे थे। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि गांधी जी एक राजनीतिज्ञ के रूप में असफल रहे, ठीक है। तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के बारे में कहा कि वे एक राजनीतिज्ञ के रूप में असफल रहे हैं, ठीक। और यहाँ से लौटने के बाद
द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन से लौटने के बाद गांधी जी ने फिर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद में गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया और इसको क्या नाम दिया गया? इसे कहा गया द्वितीय सविनय अवज्ञा, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन तो गांधी इरविन समझौते की वजह से समाप्त हो गया था, ठीक है। उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं, उसी को ही बढ़ाया गया, सेम कॉन्सेप्ट वही था, बस उसका जो सेकंड फेज है उसको शुरू कर दिया गया। इसी को ही द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता था। इसका मतलब है कि ये जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में ही, इस समझौते का उल्लंघन, इस समझौते का उल्लंघन हो गया था और इसी वजह से गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। गांधी जी को पुणे या पूना के जेल में कैद, गांधी जी को पूना की जेल में कैद कर दिया जाता है, ठीक है। क्या आरोप लगाया गया? कि उन्होंने गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन किया है, ठीक है, इसीलिए उनको पूना की जेल में कैद कर दिया गया था, ठीक। इस तरीके से एक तरफ द्वितीय आंदोलन चल रहा था, एक तरफ गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे ब्रिटेन में, और दूसरी तरफ यहाँ पे गांधी जी जो है वो पूना की जेल में कैद हैं, ठीक है। सारी चीज़ें पैरेलली चल रही थी। अब इसी के बाद में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक। और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के ही आरोप में गांधी जी को तो यहाँ कैद कर लिया गया था, लेकिन इस आंदोलन को बाकी के जो लीडर्स थे वो कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने कंप्लीट किया पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और साथ ही हमने गांधी इरविन समझौता से संबंधित कुछ बिंदुओं की चर्चा की। इसके बाद में हम द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य पुणे में जो समझौता हुआ था, जिसको कि हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही थर्ड गोलमेज सम्मेलन की चर्चा करेंगे और आगे चल करके गांधी जी के द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।